ठीक है ना। तो स्टीरियो आइसोमेरिज में हम लोग दो मेन आइसोमेरिज का डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, और एक है आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज, है ना। अगर कन्फर्मेशनल को भी इग्नोर मत कीजिए, है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज। तो ये एक फ्लो चार्ट है, इसको जल्दी से बना लीजिए, है ना, क्योंकि कहानी इसी में स्टार्ट होगी और दूर तक जाएंगे हम लोग। अभी बिल्कुल हम लोग निगेटिव में चल रहे हैं, निगेटिव से जीरो लेवल पे आएंगे और जीरो से पॉजिटिव लेवल पे जाएंगे। तो ये बिल्कुल सबसे बेसिक फ्लो चार्ट है, इसको जल्दी से आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। इस बेसिक, इसको मैं बताते भी जाता हूँ, थोड़ा जो समझने वाली बातें हैं वो समझ भी लीजिए। देखिए, जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, जितने भी बेटा स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं बेटा, उनको हम लोग दो स्टैंडर्ड कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स बेटा कॉन्फ्रिगेशनल हो सकते हैं, कॉन्फ्रिगेशनल आइसोमर, और दूसरे कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, जितने भी आपके, आज बिना माइक से काम चल नहीं पाएगा, क्यों चल जाएगा, बंद करके देखें, आप भीड़ बढ़ गई ना इसलिए, क्या आप लोग बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा। चलो ट्राई करते हैं, आप लोग शांत होके पढ़ोगे तो सही समझ आएगा। देखिए, इसमें स्टीरियो आइसोमर्स को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्फ्रिगेशनल आइसोमर्स एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, कॉन्फ्रिगेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, देखो टू द पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, इतना ही अगर पता है तो आपको क्लियर हो जाएगा। कॉन्फ्रिगेशनल आइसोमर ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, ऐसे स्ट्रक्चर जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो कॉन्फ्लिगेशनल आइसोमर में वो स्टीरियो आइसोमर आते हैं विच आर नॉन इंटर कन्वर्टेबल, जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, मतलब एक आइसोमर दूसरे में नहीं कन्वर्ट हो सकता, दूसरा पहले में नहीं कन्वर्ट हो सकता। बेटा आवाज क्लियर आ रही है ना, बता दीजिएगा। ठीक है, यस सर, यस सर। इससे ज्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैक्सिमम साउंड है। तो कॉन्फ्लिगेशनल आइसोमर क्या होते हैं, नॉन इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और आइसोलेबल होते हैं। आइसोलेबल मतलब समझ रहे हैं, जिनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम आपको दो कॉन्फ्लिगेशनल आइसोमर का मिक्सचर दे दिया जाए और तो हम लोग उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, कोई ना कोई सेपरेशन टेक्निक को यूज करके। ठीक है, तो जो सेकंड केस होता है वो आपकी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमर के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, इंटर कन्वर्टेबल। ये इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें एक दूसरे में या दूसरा पहले में इंटर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और ये नॉन आइसोलेबल होते हैं, मतलब इनको हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। अगर दो मिक्सर दे दिया जाए तो हम लोग मिक्सर से इनको सेपरेट नहीं कर पाते। ठीक है ना, बोलो ये बात समझ आई। अब देखो, थोड़ा सा देखो तुम लोग को बेसिक बता देते हैं। जैसे देखो एक मॉडल है ना, ये एक मैंने मॉडल लिया हुआ, ये एक्चुअली एथेन का मॉडल है, एथेन इसको बोल सकते हो। एथेन कैसे, देखो आपको लगेगा ये दो कार्बन हो गए, ठीक है, सी सी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, और इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन। ऑनलाइन वाले कह रहे हो क्या बताया, अभी कोई बोला नहीं। देख लो भैया, तुम लोग भी नहीं तो कहोगे सर हमें तो दिखाई नहीं रहा। दिख रहा है बच्चों ऑनलाइन? सभी बच्चे दिख रहा है। यस सर। देखो ये एक मॉडल है, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, अच्छी बात है, मॉडल तो दिख रहा है। देखो ये एक मॉडल है, एथेन का मॉडल है। ठीक है, इसमें ये दो कार्बन एटम है और इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन ये है। ठीक है, और इस सेकेंड कार्बन पे ये ब्लैक वाले एटम कार्बन है। ठीक है, बाकी जो टर्मिनल एटम इनको हाइड्रोजन मान लो, इनका कलर भले ही अलग है लेकिन सब हाइड्रोजन मान के चलोगे। ठीक है, और अगर मैं क्या करूं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट बोलते हैं रोटेशन फ्री होता है, तो ये जो एथेन का मॉलिक्यूल होता है इसमें रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी होती है उसको उस पे ये धीरे धीरे रोटेट करते रहते हैं। अभी ये सिचुएशन है, अब दोनों लोग देख लो इस हिसाब से दिखाएंगे, फिर थोड़ा सा ये और घूम जाएगा, फिर ये और घूम जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं बॉन्ड, मतलब एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे को रोटेट करा सकते हैं।
और ये किसी भी पर्टिकुलर डिग्री पे जब मैं रोटेट कर रहा हूँ ना, तो जो दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा है वो पहले वाले का क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमर है। ठीक है, जैसे इस समय ये है, ठीक है, ये है, और मैंने इसको किसी थीटा डिग्री से ऐसे घुमा दिया, तो अब जो ये बना वो पहले वाले का क्या था, कन्फर्मेशनल आइसोमर था। और ये इंटर कन्वर्टेबल है क्योंकि एक से दूसरा बन रहा है, दूसरे से तीसरा बन रहा है। ठीक है, लेकिन जो कॉन्फ्रिगेशनल आइसोमर होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते। जैसे तो एक ये देख रहे हो आप, पहले तो उसको समझोगे क्या है मॉडल, क्या ये एथिलीन का मॉलिक्यूल को का मॉडल है। इसमें ये दो कार्बन कार्बन है, ये बीच में सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो दिखाया गया कि एक पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल की अपर लूप की ओवरलैपिंग से बन रहे होंगे, ये लोअर लूप, और ये चार हाइड्रोजन जो कि एल्कीन प्लेनर होती है ना, ये चारों हाइड्रोजन एक ही प्लेन पे लाई कर। ठीक है, अब अगर दिख रहा है आप लोगों को, ये एथिलीन मॉलिक्यूल है। अब मैं अगर बोलूं कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट कराना चाहूं, तो देखो मुश्किल हो रही, रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर मैं रोटेट नहीं करा पा रहा हूं, तो इसका मतलब कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद रोटेशन फ्री नहीं है। इससे इसका मतलब कि अगर मैं एक और ले लूं ऐसा ही, ठीक है, एक और ले लेता हूं, चलो इसी का दूसरा भाई है, जैसा ही है वैसा ही हो गया। देखो ये तो देखो भैया, पहले तो इसको सीधा कर देता हूँ, दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है, फर्क पहले दिखाएं तो तब तो नजर आए। देखो थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। तो एक बार ये वाला देखो, ये वाला आप लोग भी देखते रहो, इसमें ब्लैक एटम अपोजिट साइड है ना, इसमें ब्लैक एटम और व्हाइट एटम भी अपोजिट साइड है। और एक मैंने ये ले लिया भैया, इसको रख दिया, इसमें ब्लैक एटम सेम, लोग को दिख रहा है, ब्लैक एटम सेम साइड, व्हाइट एटम सेम साइड। इसमें क्या है, ब्लैक एटम अपोजिट साइड, व्हाइट वाले एटम भी अपोजिट साइड। ये एक दूसरे के कन्फर्मेशनल आइसोमर है। एक्चुअली कन्फर्मेशन में भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है, लेकिन इससे इसको इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं चाह के भी ऐसे घुमाना तो नहीं घुमा पाऊंगा, जबकि देखने में ऐसा लग रहा है कि सर इन दोनों में क्या है कि दोनों ब्लैक एटम अपोजिट साइड है, इसमें देखो इसमें सेम साइड है ना, कि इसको यहाँ बैठा दो, इसको यहाँ बैठा दो, तो ये बन जाएगा। लेकिन ठीक है, बन तो जाएगा, लेकिन इससे ये और इससे ये एक दूसरे में आपस में कन्वर्ट अपने आप नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आ रही है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर और कॉन्फ्रिगेशनल आइसोमर में यही फर्क होता है। कन्फर्मेशन आइसोमर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना, क्लियर है। लेकिन जो कॉन्फ्रिगेशनल आइसोमर होते हैं वो एक स्ट्रक्चर दूसरे में और दूसरा पहले में अपने आप कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये नेचर में दो डिफरेंट आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेंगे। ये मॉलिक्यूल अलग कहलाएगा, इसका कलर अलग होगा, इसका बीपी बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका डाइपोल मोमेंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये सब बातें अलग अलग होंगी। बात समझ में आ रही, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, क्योंकि एक दूसरा दूसरा पहले में अपने आप नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, क्योंकि ये रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। अगर ज्यादा घुमाएंगे तो पाई बॉन्ड ही टूट जाएगा, एक सिचुएशन ऐसे आएगी। ठीक है ना, वो लोग कुछ समझ में नहीं आया, तो ये थोड़ा सा मतलब दिखाना भी जरूरी है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी। चलो सर, है वापस आते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यही बात कर रहे थे कि स्टीरियो आइसोमर्स नेचर में दो ही तरह के होते हैं, आइदर कॉन्फ्लिगेशनल और कन्फर्मेशनल। ठीक है,
अच्छा, अब फिर इसमें कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, इन आइसोमर्स एंड डाइस्टेरियोमर्स। अभी इनका मतलब आगे चैप्टर में जैसे बढ़ोगे तब समझ में आएगा, अभी फ्लो चार्ट आपको देख लेना है। अच्छा, इन आइसोमर्स केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज में ही एग्जिस्ट करते हैं। इन आइसोमर क्या होते हैं? ये ऑप्टिकल आइसोमर्स ही होते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर्स ही इन आइसोमर की तरह बिहेव कर सकते हैं, है ना। ये ऐसा बोल सकते हो ऑल इन आइसोमर्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इसका वाइसा वर्सा भी बोल सकते हो ऑल ऑप्टिकल आइसोमर्स आर इन आइसोमर्स। मतलब ये दोनों बातें वैलिड है, ठीक है। लेकिन जो डाइस्टीरियोमर्स हैं वो दोनों आइसोमेरिज में एग्जिस्ट कर जाते हैं। डाइस्टीरियोमर्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज में भी बनने लगते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में भी बनने लगते हैं, ठीक है। कुछ आया समझ? लिख जाओ भैया, जल्दी से नोट करते रहो। क्लास में नोट्स जरूर बनाइए आप लोग, है ना। वो नोट्स आपको मैं बाद में प्रोवाइड कर जरूर दूंगा, लेकिन उसकी वजह से ये मत सोचिए कि हम लिखेंगे नहीं। लिखोगे तो काफी चीजें आपको, एक वो साइकोलॉजिकल होता है कि जब लोग लिखते हैं ना तो चीजें एक बार माइंड से पूरा हम लोग के कॉन्शियस माइंड से होकर चीजें आती हैं, एक बार तो छप जाती है दिमाग में, तो एक दो दिन तक तो छपी रहती है, ठीक है। तो उसको लिखिए, आप लोग नोट जरूर करिए, है ना। इतना इतना बना लीजिए, ठीक है। इतना फ्लो चार्ट जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, है ना। अब हम लोग को देखो मेन पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, तो हम लोग को मेन यही ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पहले हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और आज की क्लास में तो आइसो लेवल मींस क्या होता है? आइसोमेरिज में पढ़ेंगे। हाँ, क्या करूँ? आइसो आइसोलेबल। लेवल। हाँ, आइसोलेबल का मतलब है कि कैन बी सेपरेटेड, आइसोलेट, कैन बी आइसोलेट, कैन बी आइसोलेट। आइसोलेबल मतलब ऐसे आइसोमर जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, है ना। वो इसका मतलब है वो आइसोलेबल है, ठीक है। क्लियर हो गया? बताओ, कोई दिक्कत हो बताओ इसमें, है ना। अब देखो इसमें दो दो लाइनें बेसिक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर के बारे में क्या लिखा हुआ है वो जल्दी से रीड कर लेना है इसको, है ना। नोट आप बाद में भी कर ले सकते हैं वाली लाइन। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर में दिया हुआ है, दो आइसोमर्स डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे आइसोमर जो किसमें डिफर करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करते हैं, है ना। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम। स्पेशियल वर्ड का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल, थ्री डी में थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट के डिफर होने की वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स एराइज होते हैं, है ना। दो आइसोमर डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ब्रैकेट में द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ए पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर इज कॉल्ड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो वो मेन बात ये है कि कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर किसकी वजह से राइज होते हैं? ड्यू टू चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होता है? स्पेशियल अरेंजमेंट, एटम की स्पेशियल अरेंजमेंट, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो हम लोग आईयूपीएसी में पढ़ लेते हैं, है ना। वो तो तुम लोग जानते होंगे, COOH, उनके स्पेशियल अरेंजमेंट के चेंज होने की वजह से ये आइसोमर्स एराइज होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? सेकेंड पॉइंट है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर एराइजेस ड्यू टू नॉट इंटरकन्वर्टिबिलिटी एट रूम टेम्परेचर। मेन कंडीशन ये भी बोली जाती है कि मेन कॉन्फ़िगरेशन आइसो क्यों अराइज होते हैं? क्योंकि इनके बीच में इंटरकन्वर्टिबिलिटी नहीं होती है। मतलब एक स्टीरियो आइसोमर अपने आप दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकता, है ना, ड्यू टू नॉन इंटरकन्वर्टिबिलिटी एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सिंस दीज आर नॉन इंटरकन्वर्टिबल देयरफॉर दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल और केमिकल मेथड, है ना। तो कह रहे हैं कि क्योंकि ये आपस में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग आसानी से क्या कर लेते हैं, है ना, सेपरेट कर सकते हैं। कुछ सेपरेशन, फिजिकल सेपरेशन मेथड क्या, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह यूज करके इनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात उसने बोली है किसके लिए? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर के लिए, है ना। बोलो। तो अब देखो ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्टिव वाला पार्ट होता है,
है ना। अब मेन यहाँ से स्टार्ट होने आ रहा है। पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर में कौन सी आइसोमेरिल, ये वाली ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, पहले ज्योमेट्रिकल करेंगे फिर ऑप्टिकल। तो नोट कर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, तो पहले अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिल। ठीक है, क्लियर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिल से अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल, अब एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं उनको समझते हैं, उनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए ये डेफिनेशन तो मुंह में आया है ना, मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ, वो अभी दिखा दूंगा, पहले बेसिक समझाता हूँ, है ना। अब वो लिखने के चक्कर में समझोगे नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिल, हाँ अभी मुंह में आया, उसको छोड़ देते हैं। देखो, आपको मेन तीन बातें ध्यान रखनी है। कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा तो उसकी बेसिक कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, ये बात तो आइसोमर्स के लिए, दुनिया का कोई भी आइसोमर हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो या स्टीरियो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं सेम है तो फिर आइसोमर ही नहीं हो सकते एक दूसरे के। तो पहली शर्त तो ये होती है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए क्या सेम होना जरूरी है, मॉलिक्यूलर। तो पहला पॉइंट आप लिख लो, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोग निकालना जानते हो कि दोनों में कार्बन का नंबर काउंट कर लेना। मान लो कार्बन 5 है, C5, हाइड्रोजन 10 है, C5H10, ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, C5H10O। तो पहले का भी C5H10O है तो दूसरे का भी C5H10O ही होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि C5H12O तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग हो जाएगा, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि दे शुड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। फर्स्ट कंडीशन ये अप्लाई होनी चाहिए। साथ ही साथ दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसका मतलब भी समझो कि ये क्या मतलब है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हाँ, फंक्शन ग्रुप उसी में आ जाते हैं। देखो, दो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तब तक सेम माना जाता है जब उस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम जब आप लिखो, है ना, तो सेम आने लगे। आईयूपीए दो कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम सेम आने लगे। क्या मतलब, जैसे टू, पहले कंपाउंड में 2 में क्लोरो लगा है, 3 में ब्रोमो लगा है, और दूसरे में भी 2 पे ही क्लोरो लगा और 3 पे भी ब्रोमो लगा है ना। बात समझ आ रही। तो अगर दो कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम सेम आने लगे तो समझ जाना दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, सेम। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होने का सेंस हम लोग कैसे जानेंगे कि स्ट्रक्चर सेम है। हम लोग चुपचाप उसका आईयूपीएसी नेम लिख के देख लिया करेंगे, और आईयूपीएसी नेम उसका सेम आ रहा है ना। कई बार तो नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के समझ जाओगे कि 2 पे क्लोरो लगा है, दूसरे में 2 पे क्लोरो, 1 पे C+, 1 पे C, सारी बातें सेम लग रही होंगे, सारे ग्रुप ऑफ एटम सेम पोजीशन पे कनेक्टेड होंगे, उस समझ जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, सेम, है ना। क्लियर है, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट तभी होता है जब दो कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या आता है, अलग अलग आता है। ठीक है, फिर वो स्ट्रक्चर, फिर वो स्टीरियो आइसोमर नहीं होंगे, फिर वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो आपको 11th में पढ़ा दिए जाते हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन, मेटामर, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टीरियो की बात कर रहे हैं, तो स्टीरियो आइसोमर्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है। फिर तीसरी कंडीशन, सबसे मेन कंडीशन क्या है, दे डिफर, दे डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, और ग्रुप। एटम का मतलब जैसे कुछ हम लोग फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो ऐसे करके नहीं हम लोग पढ़ते हैं प्रीफिक्स। ठीक है,
या फिर ग्रुप का मतलब वो सफिक्स जो हम लोग आईयूपीएस में पढ़ते हैं, COOH, SO3H, है ना, 11-12 तरह के ग्रुप होते हैं ना, NH2, है ना, CHO, LDI, कीटोन, तो इनमें वो सारे आ जाते हैं, एटम ग्रुप में सारे लपेटे में ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें समझो ये कह रहा है दे डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। उसमें जो ग्रुप या एटम लगे होंगे उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, वो अलग अलग होना चाहिए। 3D में जो उनका अरेंजमेंट है वो क्या होना चाहिए, डिफर करना चाहिए। और वो क्यों डिफर करता है उसका रीजन भी लिख लीजिए ड्यू टू, देखो फिलिंग द ब्लैंक्स में लिख लीजिए ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये अरेंजमेंट क्यों अलग अलग होता है, मतलब ये अरेंजमेंट क्यों डिफर कर रहा होगा, क्योंकि उस मॉलिक्यूल में जो रिस्ट्रिक्शन होगा वो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। जैसे अभी ये मॉडल में आपको बताया मैंने कि एक एटम को फिक्स करके इसको फिक्स करके दूसरे को रोटेट नहीं करा सकते, है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन या इसको अलग अलग नामों से और बोला जाता है, इसे हिंडर्ड रोटेशन भी बोल देते हैं, हिंडर्ड रोटेशन, ठीक है, या फ्रोजन रोटेशन, ये सब नाम इसी के हैं, ठीक है। तो ये आपको ये तीन कंडीशन आपको पता होनी चाहिए और इन्हीं को आप मिला के बोल देंगे तो उसकी डिफिनेशन बन जाएगी। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की जो बेसिक डिफिनेशन है, जो बुकिश डिफिनेशन है, वो यही होती है, यही तीनों बातें आपको बोल देनी, ठीक है। अब देखो, अब वो ऊपर वाली डिफिनेशन पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब वो ऊपर डिफिनेशन पढ़ो, क्या करा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की डिफिनेशन है आइसोमर्स विच पॉजेस सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पहले उसने बता दिया कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर कुछ तो डिफर कर रहा होगा, क्या डिफर कर रहा होगा, बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप, ठीक है। इसमें एटम और ग्रुप के अरेंजमेंट में डिफरेंस होना चाहिए, और वो अरेंजमेंट बेटा स्पेस में, स्पेस मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अलग होना चाहिए। स्पेस मतलब वो मार्वल की मूवी में ना पहुंच जाना स्पेस में, ठीक है। स्पेस का मतलब 3D में बात हो रही है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को केमिस्ट्री में स्पेस बोलते हैं। तो अगर 3D में एटम या ग्रुप में का अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है, ठीक है। और वो अरेंजमेंट अलग क्यों होगा, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है। सारी समस्या की जड़ यही है, देखा जाए तो जीआई सोई होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। जिन जिन मॉलिक्यूल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आता है उन्हीं में जीआई हो पाती है, वही मॉलिक्यूल जीआई शो कर पाते हैं, है ना। तो यही इसकी क्या है, डिफिनेशन हो गई। बात समझ आएगी। 3 बातें ध्यान रखिए, जीआई की डिफिनेशन अगर लिखनी सीधी बात बोल देना कि दो आइसोमर्स विच पॉजेस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये तो डिफिनेशन कह रही है ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। में कोई चीज नहीं समझ में आ रही बताइए। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बेसिक देखो केमिस्ट्री में क्या, बेसिक अगर अच्छे से क्लियर है ना, हर एक छोटी छोटी बातें डिफिनेशन में, हर एक वर्ड का मतलब क्लियर है, तो दिक्कत आती ही नहीं है ना आगे जब भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वर्ड ही परेशान करने लगते हैं कई बार, ठीक है। तो कहीं जो भी बच्चे जेएफ बैच के हैं तो प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग 11th में उससे नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे 11th में पढ़े हुए हैं है ना, वो तो सब रेजोनेंस में जो पढ़े हुए हैं तो उनको तो दिक्कत नहीं आनी किसी भी तरह की, क्योंकि वो सब केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ चुके हैं, सारे चैप्टर 11th के पढ़ चुके हैं। लेकिन आप लोग अभी 11th में थोड़ा ही पढ़े हो, है ना, या तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोचिंग करी होगी तो कुछ ना कुछ जानते होगे, तो मेरी बात जल्दी समझ जाओगे, है ना। चल रहा है, कुछ लिख लिया है, सुन रहा हूँ। तो मुझसे पूछ जरूर लीजिएगा, है ना। वो मैथ से रिपीट सबसे अरे यार
ठीक है, क्लियर है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग अभी बेसिक डिफिनेशन पढ़े। अब हम लोग आते हैं कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू शो जीआई। अगर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बना के दिखाया जाए और पूछा जाए बताओ इनमें कौन से कंपाउंड जीआई शो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर देख के हम लोग कैसे पहचाना करेंगे कि कौन से कंपाउंड जीआई शो करेंगे कौन से नहीं शो करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशन, वो हमें पता होनी चाहिए, वही हम लोग को चेक करनी होती है ना। तो देखिए भाई क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन क्या रही, एटलीस्ट वन सिस्टम should be present in molecule about which rotation of covalent bond is restricted or hindered। देखो वो सीधी बात बोल रहा है कि उस मॉलिक्यूल में ऐसा कोई सिस्टम जरूर प्रेजेंट होना चाहिए जिसके अबाउट रोटेशन क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, है ना। ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसके अबाउट या उसी को हम लोग सिस्टम बोल रहे हैं, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो वो जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड वाला अगर सिस्टम नहीं प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल कभी भी जीआई नहीं शो कर पाएगा, है ना। तो पहली शर्त, फर्स्ट कंडीशन जो है वो यही है। अब फिर आते हैं भैया रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब होता है कब नहीं होता है ना। थोड़ा सा ये बेसिक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना। जब भी कार्बन कार्बन या किन्हीं भी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है तो सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। और ये भी बोला जाता है कि सिग्मा बॉन्ड के बाद रोटेशन जो होता है ये फ्री होता है। फ्री होने मतलब कि एक कार्बन को आप अगर फिक्स कर लो, एक कार्बन को आप पकड़ लो और दूसरे एटम जो उससे बॉन्डेड है उसको घुमाना शुरू कर दो तो रोटेशन फ्री होता है। ठीक है, ये वाला मॉडल कि एक को पकड़ लिया, जैसे इस वाले ब्लैक एटम को पकड़ लिया कार्बन है तो दूसरे वाले को घुमाए जा रहे हैं। क्यों घुमाए जा रहे हैं, ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो रोटेशन क्या है, इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है अगर आप इसमें बात करें तो सिंगल बॉन्ड ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं। ये थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग की बात है कि जब भी दो एटम बेटा आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो उनके ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप कर रहे होते हैं, हेड टू हेड, है ना। उनके जो भी पी ऑर्बिटल, भाई कार्बन की वैलेंस शेल में पी ऑर्बिटल होंगे या हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वही ओवरलैप करते हैं। तो वो ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप कर रहे होते हैं, हेड टू हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं इसको। हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने की वजह से ये रोटेशन अलाउ हो जाता है इनके अबाउट। ठीक है, कि अगर एक कार्बन एटम को आप फिक्स कर दें, सपोज इसको आप फिक्स कर दें तो इसको आप दूसरे के रिस्पेक्ट में रोटेट कर सकते हैं और ये बॉन्ड ये ओवरलैपिंग बनी रहेगी, ओवरलैपिंग होती रहेगी क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। दो ऑर्बिटल इस तरह से कुछ ओवरलैप कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग बनी रहेगी, ऑर्बिटल एक फिक्स रहेगा दूसरा घूमता रहेगा। ठीक है, तो बॉन्ड टूटेगा नहीं। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्या होता है ना, फिक्स होता, रोटेशन फ्री होता है ना। तो रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज क्या लिख दे, फ्री लिख दे कि रिस्ट्रिक्टेड लिख दे, फ्री लिख दे, चलो ठीक है। तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अबाउट या सिग्मा बॉन्ड को ही सिंगल बॉन्ड बोल देते हैं, तो सीसी सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होता है। इसका मतलब एल्केन जो होते हैं, एल्केन, क्या एल्केन के अबाउट जीआई शो हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। तो अगली लाइन ये लिख लो, एसाइक्लिक एल्केन नेवर शो जीआई। इसमें भी तड़का है, एसाइक्लिक एल्केन बोला है इसका मतलब साइक्लिक एल्केन कैन शो जीआई, है ना। तो ये लिखिएगा, ओनली एल्केन मत लिखिएगा, वो अधूरा सेंटेंस हो जाएगा। इसमें लिखिएगा एसाइक्लिक एल्केन, ओपन चेन वाले जो एल्केन होते हैं जिनमें साइकिल नहीं होती है ना, तो एसाइक्लिक एल्केन तो जीआई नहीं शो कर सकते। ठीक है, कभी भी नहीं शो कर सकते। ठीक है, क्योंकि रोटेशन फ्री होता है। तो जीआई शो होने के लिए पहली शर्त ये है कि रोटेशन क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, है ना। तो जीआई शो होने की पहली शर्त क्या है कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और एल्केन में सिग्मा बॉन्ड के बाद रोटेशन क्या होता है, फ्री होता है ना। इसलिए एसाइक्लिक एल्केन कभी जीआई नहीं शो कर सकते। फिर आते कि भाई रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता किसके अबाउट है, अगर बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बोला जाए तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड किस बॉन्ड के अबाउट होता है, पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड में पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं।
इन p ऑर्बिटल, ये एक्चुअली p ऑर्बिटल है, मन की आंखों से देखना पड़ेगा कि एक p ऑर्बिटल इसके पास है और वो दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। उनकी अपर लूप भी ओवरलैप कर रही, बिलो लूप भी ओवरलैप कर रही, और पाई बॉन्ड के बाद रोटेशन फ्री नहीं हुई, जैसे ही घुमाएंगे तो पाई बॉन्ड यहाँ पे ऑर्बिटल, जब तक p ऑर्बिटल सेम प्लेन पे होते हैं तभी ये साइड वाइज वाली ओवरलैपिंग हो पाती है, क्योंकि एक p ऑर्बिटल इधर और एक थोड़ा सा भी घुमाएंगे तो वो उसका प्लेन डिफरेंट होने लगेगा ना, तो वहां पे स्ट्रेन डेवलप होने लगेगा। थोड़े समय तक तो वो झेल ले जाएगा, लेकिन एक समय तो आएगा जब उसकी, है ना, हाँ, उसका जो सब्र का बांध टूटेगा तो ये बाउंड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। मतलब उसको 90 पे नहीं घुमा सकते, मतलब थोड़ा भी घुमाएंगे तो देखो टूट भी गया, है ना। तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है डबल बॉन्ड के बाद। डबल बॉन्ड में मतलब क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो आप लोग ये लिख लो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑब्जर्व अराउंड पाई बॉन्ड, है ना। किस बॉन्ड के बाद रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड एल्कीन में भी होते हैं, एल्काइन में भी होते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड में, हाँ, या फिर सिग्मा बॉन्ड के अबाउट भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, अगर वो सिग्मा बॉन्ड साइकिल के किन्हीं दो एटम के बीच में बन रहा है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि सिग्मा बॉन्ड के बाद रोटेशन हमेशा फ्री होता है, साइक्लिक एल्केन में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। अभी उसका रीजन ही बताएंगे, तो ये भी लिख लो, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड 2 केस होता है, पाई बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड ऑफ साइक्लिक एल्केन। यहाँ पे लिख लीजिए सिग्मा बॉन्ड, साइक्लिक एल्केन का सिग्मा बॉन्ड अगर है तो उसके अबाउट भी रोटेशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड के अबाउट तो होता ही है रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के अबाउट भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, किस केस में, साइक्लिक एल्केन में, ठीक है। बोलो, इतनी बात आई समझ में, क्लियर। अब जैसे एग्जांपल है ना, एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। देखो, एल्कीन में आप ज्यादातर देखेंगे कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो भैया पाई बॉन्ड के बाद रोटेशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। अब यहाँ पे एटम एटम अभी कुछ भी लगा देंगे बाद में, अभी हम लोग को मेन ये समझना है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इतना देख के हम लोग समझ जाएंगे कि इसके बाद रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है ना, ठीक है। ये रोटेशन इज नॉट अलाउड, इसको ऐसे कर दिए, क्रॉस लगा दिएगा, लिख लीजिएगा, रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इस कार्बन के जो p ऑर्बिटल होंगे वो इस कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ कैसे ओवरलैप कर रहे होंगे, ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। और पाई बॉन्ड बनने के लिए उनके p ऑर्बिटल जब तक सेम प्लेन पे नहीं लाई करेंगे तब तक वो साइड वाइज ओवरलैपिंग, p ऑर्बिटल के बीच में जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है वो पॉसिबल नहीं होगी, है ना। तो उसका पाई बॉन्ड, इसलिए पाई बॉन्ड के बाद रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। तो एल्कीन में कह सकते हैं, है ना। फिर एल्कीन के साथ जैसे इसमें एग्जांपल लिया, साइक्लो एल्केन कहीं दिख जाए, साइकिल दिख जाए, सबसे छोटी साइकिल बेटा 3 कार्बन से कम तो बन नहीं पाएगी, सबसे छोटी कार्बन 3 कार्बन की होती है, इसको साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। अब जैसे ये 3 कार्बन का एक स्केलेटन दिखाया गया साइक्लोप्रोपेन, इसमें ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के बीच में जैसे ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, और वैसे तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन आप स्केलेटन के किसी भी 2 कार्बन के बीच में अगर देखें तो इसके अबाउट अगर रोटेशन करना चाहें तो क्या पॉसिबल है ना। मतलब मेरी बात मतलब ये कि इस कार्बन को पकड़ ले और इसको घुमा दे, ऐसा पॉसिबल, और ये अपनी जगह है, ये ना ले, ये दोनों फिक्स हो और इसको भी दोनों फिक्स है, इसको घुमा दे तो ऐसे घूम पाएगा, ये नहीं घूम पाएगा, ठीक है। मतलब कहने मतलब ये कि अगर इन 2 कार्बन को फिक्स करके इसको रोटेट कराएं तो ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है ना। बात समझ आ रही, क्योंकि वो स्केलेटन का पार्ट है इसलिए ऐसा हो रहा है। या फिर मतलब इस 3 कार्बन में किसी भी 2 कार्बन को फिक्स करके तीसरे कार्बन को रोटेट नहीं कराया जा सकता, ठीक है। आ रही बात समझ,
जबकि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब वो साइक्लो वाला मॉडल लाया नहीं, ये तो उसमें और क्लियर हो जाता है। अगर 3 बॉन्ड ऐसे जुड़े हुए तो 2 को फिक्स करें, तीसरा नहीं घुमा पाएंगे, घुमाएंगे तो वो सिग्मा बॉन्ड भी टूट जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझे? अच्छा, साइकिल ऐसा नहीं कि 3 ही कार्बन की हो सकता है, 4 कार्बन की हो सकता है, 5 कार्बन की हो सकता है, 6 कार्बन की हो या उससे ज्यादा भी। मतलब ऐसा नहीं कि साइकिल यहाँ से डायग्राम में उन्हें 3 कार्बन की साइकिल बनाई, ऐसा कोई नहीं है कि 3 ही कार्बन की हो सकता है कि 4 कार्बन की साइकिल हो। साइक्लोब्यूटेन में ऐसा केस आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे कोई 2 ग्रुप लगे हुए हैं, हाँ? और इसके अबाउट रोटेशन वो पूछ रहा है, मतलब पूछेगा तो नहीं, हम लोग को खुद ही देखना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं कि इन दोनों कार्बन के अबाउट रोटेशन क्या फ्री है? नहीं है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। इन दो का या किसी भी 2 कार्बन, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे उन्हीं के बीच में हम लोग देखा भी करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ऐसे वो 5 मेंबर भी हो सकती है रिंग, साइक्लोपेंटेन भी हो सकती है उसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पोजीशन का भी कोई मतलब नहीं, जैसे देखो यहाँ पे मैंने 1-2 पोजीशन पे बैठा दिया इन दोनों को, ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है कि 1-3 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा हो कि 1 पे अगर कोई 2 ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट बैठा दिए हो, 3 पे कोई 2 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बैठा दिए, और इसके अबाउट पूछ रहा है कि बताओ जीआई शो होगा कि नहीं होगा, है ना? तो कहेंगे कि जीआई शो होगा। क्यों शो होगा? क्योंकि इस 1 और 3 केवल बेटा इन्हीं 2 कार्बन को आप फोकस करो जिसपे उसने 2 ग्रुप बैठा लिए, ठीक है। तो इस 1 और 3 कार्बन के रिस्पेक्ट में रोटेशन हिंडर्ड है, ठीक है। 1-3 कार्बन के रिस्पेक्ट में रोटेशन क्या है? हिंडर्ड है ना। अगर आपको मैं बोलूं कि बी को ऊपर ले आओ, ए को नीचे ले आओ, रोटेट करके ये काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको मैं बोलूं कि किसी 3 कार्बन पे बी को ऊपर ले आओ टॉप द प्लेन, इसको इनसाइड द प्लेन ले जाओ, तो ये ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे घुमाओ खट से हो जाए, क्योंकि घूमेगा तो पूरा पूरा रिंग ही घूमेगी, ठीक है। तो एक्चुअली ए नीचे जाएगा तो ये वाला भी ए नीचे आएगा। बात समझ आ रही? मतलब एक कार्बन को फिक्स करके केवल दूसरे को रोटेट करा पाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, नहीं तो उस बीच में जो 2 सिग्मा बॉन्ड है ना वही टूट जाएंगे। रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे, क्योंकि वो पूरा रिंग के स्केलेटन का पार्ट है ना। थोड़ा विजुलाइज हो रही बात की नहीं हो रही बेटा, है ना? तो कहने का मतलब ये कि रिंग साइक्लो एल्केन में कार्बन कितने भी हो सकते हैं, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किन्हीं भी 2 कार्बन के अबाउट, किन्हीं भी 2 कार्बन के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। जैसे साइक्लोहेक्सेन में मैं 1-4 कार्बन पे लगा दूं अलग अलग ग्रुप, ठीक है, और बोलूं कि इसको आप फिक्स कर दो और इसको रोटेट करो, क्या पॉसिबल है? नहीं, नहीं पॉसिबल। एक्चुअली रिंग में बहुत स्ट्रेन आ जाएगा। अभी ऐसा है, ये इसको फिक्स करके इसको बढ़ाएंगे तो ये बॉन्ड ओवरलैप टाइप के करने लगेंगे, बहुत स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। तो वो 1-4 कार्बन के बॉन्ड भी ये रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो 1-2 और 1-3 के बॉन्ड तो होता ही है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में 1-4 कार्बन के बॉन्ड भी रोटेशन क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। आप समझा रही? वो बॉन्ड नहीं रोटेट करा पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ अभी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो इन सभी में आप लिख लीजिएगा कि इन सभी केस में रोटेशन क्या है? रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, एल्कीन हो गया, या फिर साइक्लो एल्केन में वो 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 6 मेंबर के ऊपर बहुत ज्यादा बातें नहीं होती हम लोग इस सिलेबस में, नहीं है, हायर एल्केन्स, ठीक है। तो इन्हीं में ज्यादातर क्वेश्चन पूछाएंगे। तो इनमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अबाउट भी रोटेशन क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड होता है, साइक्लो एल्केन। हाँ हाँ, पहले वाले मतलब इनमें सब में वो मैंने बना दिया, लेकिन वो ऐसे बनाया है, लेकिन उसी के नीचे लिख लो क्रॉस लगा दो, ये रोटेशन फ्री नहीं है, ठीक है। इन सभी में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है ना, इन सभी में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रही बात है, बेसिक। और देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही क्यों? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी हो सकता है ना, इसको ऑक्सिन बोलते हैं,
इस जैसे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तो एल्कीन कहते हैं, ये तो आप लोग बेटा जानते ही होंगे, लेकिन एक ये वाला भी आप लोग पहचान लो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को ऑक्सिन बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं, ये कॉमन नेमिंग है, ऑक्सिन बोलते हैं इसको, ऑक्सिन। ठीक है, तो ऑक्सिन के अबाउट भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड ही होगा, क्योंकि ऑक्सिन में भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा के साथ एक पाई बॉन्ड भी तो है, वो मेन रोटेशन तो पाई बॉन्ड के बाद रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड होता ही है ना। और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, एक पाई बॉन्ड है ना। इसको एजो बोलते हैं, एजो सिस्टम, ठीक, कॉमन नेमिंग है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को एजो सिस्टम बोलते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कहीं दिख जाए उसको ऑक्सिन सिस्टम बोलते हैं, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को नॉर्मल एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, और ये सभी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के एग्जांपल है। और हाँ देखो लास्ट में उसे रिंग स्ट्रक्चर भी लिख दिया है, रिंग स्ट्रक्चर वही साइक्लोप्रोपेन से लेकर हायर एल्केन, ठीक है, वो लिमिट होगी, उसकी कोई लिमिट नहीं। ठीक, क्लियर, बात समझ में आ रही है ना। तो इन सभी के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है ना, और ये सभी सिस्टम के अबाउट जीआई शो हो जाती है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है Geometrical isomers arises due to presence of double bond और ring structure, क्यों, due to rigidity of double bond, double bond के बाद rigidity होती है या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, इस वजह से वो जीआई, ये सभी सिस्टम के अबाउट जीआई शो हो जाती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो इसमें ये पहली कंडीशन अभी हम लोग पढ़ी है ना, 3 कंडीशन होती है टोटल जीआई शो करने के लिए। पहली कंडीशन है कि इनमें से कोई भी सिस्टम प्रेजेंट हो, एल्कीन वाला कार्बन डबल कार्बन, ऑक्सिन वाला सिस्टम दिख जाए, एजो वाला एन डबल बॉन्ड एन दिखने लगे, या कोई रिंग स्ट्रक्चर दिख जाए, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है वो, मतलब जीआई, इट कैन शो जीआई। अभी श्योरली नहीं कह पाएंगे क्योंकि आगे की 2 कंडीशन भी हैं, इसलिए हर जगह कैन लिखा होगा, कहीं मस्ट नहीं लिखा होगा, है ना, क्योंकि पहली कंडीशन से ही नहीं बता सकते कि श्योरली हो जाएगा, आगे की भी 2 कंडीशन है। ठीक, क्लियर है। तो पहली कंडीशन तो ये कि उस मॉलिक्यूल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला सिस्टम होना चाहिए। अब आते हैं सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, है ना। कंडीशन नंबर 2 पहले हम लोग एल्कीन के लिए देखने जा रहे हैं, जैसे मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला केस है, एल्कीन वाला केस है, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे जनरल एल्कीन ले लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने जनरल एल्कीन ले लिए। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट यहाँ पे मैंने देखो दोनों कार्बन पे कुछ ग्रुप लगा दिए, जिनको एक को नाम दे दिया ए बी, इस कार्बन पे जो लगे ग्रुप है इनको ए बी बोल दिया, और राइट वाले कार्बन पे जो ग्रुप है इनको डी एफ बोल दिया। ठीक है, तो हमें इन ग्रुप को भी देखना पड़ता है। देखो जैसे कोई पूछे कि मुझसे कि ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा नहीं करेगा, तो मैं देखूंगा कि पहले इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो वाला सिस्टम है कि नहीं। हाँ, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। फिर कार्बन के साथ जो ये ग्रुप लगे हुए हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच जो ग्रुप लगे हुए हैं, इनका चेहरा देखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, और कंडीशन है दे शुड नॉट बी सेम। जैसे ये लेफ्ट वाले कार्बन पे ए लगा बी लगा, तो ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, अलग अलग होने चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, और ऐसे ही बेटा दोनों तरफ देखना, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के 2 एंड होता है, कोई भी डबल बॉन्ड होता है उसके 2 टर्मिनल होते हैं, तो दोनों डबली बॉन्डेड टर्मिनल पे ये सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी कि केवल एक तरफ देख के आप मत डिसाइड कीजिएगा, आप इधर भी देखो कि राइट वाले कार्बन पे जो 2 ग्रुप लगे हैं ये भी सेम नहीं होने चाहिए, दे शुड नॉट बी सेम, दे शुड बी डिफरेंट, है ना, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। और अगर ये दोनों कंडीशन भी फॉलो कर गई, ठीक है, तो 99% केस में वो जीआई शो कर देगा। 99 से बोला अभी एक कंडीशन और है, लेकिन वो बहुत रेयर होती है, मतलब वो तो कई बार मैक्सिमम एग्जांपल में एप्लीकेबल भी नहीं होती। मेन कंडीशन यही दो होती है। तो आपको देख लेना है कि इन दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे ये ए ओ बी ये सेम नहीं होने चाहिए। जैसे ए हाइड्रोजन है तो बी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, दोनों हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए।
ठीक है, ACl है तो B भी Cl नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, A और D सेम हो सकते हैं, ठीक है, अड़ोस पड़ोस वाले डबली बॉन्डेड कार्बन पे जो ग्रुप लगे दैट शुड बी सेम, उनमें कोई समस्या नहीं। जैसे A और D सेम हो सकते हैं, A और F सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, B और D सेम हो सकते हैं, B और F सेम हो सकते हैं, तो आसपास वाले जो हैं ये सेम हो सकते हैं, लेकिन सेम कार्बन पे जो दो एटम लगे हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम है तो वही बोल देना कि कांट शो जीआई, भले रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है उसके बावजूद भी वो जीआई नहीं शो करेगा, ठीक है ना। भले ही पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी नहीं करेगा तो भी जीआई नहीं शो करेगा, दोनों कंडीशन फॉलो होना कंपलसरी। तो देखो नीचे ये चीज लिखी हुई है ना, इसमें बताओ फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या फिल कर दो। ग्रुप्स और एटम अटैच टू टर्मिनल कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट बी डिफरेंट, है ना। तो टर्मिनल कार्बन एटम पे जो ग्रुप लगे होने चाहिए वो अलग अलग होने चाहिए, है ना, और ये कंडीशन मस्ट है, क्योंकि अगर वो ग्रुप सेम हो गए तो फिर ऐसे एग्जाम्पल में जीआई शो नहीं हो पाती है, ठीक है, क्लियर। बोलो भाई। जैसे अच्छा 2 मिनट कुछ 2-3 एग्जाम्पल से समझ लेते इस बात को। जैसे मैंने ले लिया प्रोपीन, सबसे एक छोटा सा एल्कीन ले लिया, 3 कार्बन का एल्कीन ले लिया प्रोपीन, और आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपसे पूछूं कि बताओ बेटा ये प्रोपीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है क्या इसके अबाउट जीआई शो हो रही है, होगी कि No, नहीं होगी? no. नहीं होगी। तो प्रोपीन कांट शो जीआई, ठीक है, प्रोपीन कांट शो जीआई, प्रोपीन जीआई नहीं शो कर सकती, रीजन है क्योंकि इसमें जो ये वाला राइट वाला कार्बन है, इस पे आप गौर करो तो इस पे लगे हुए दोनों एटम सेम हैं, दोनों हाइड्रोजन बैठा दिए हमने, है ना, इस वजह से ये जीआई शो नहीं करेंगे। हाँ, लेफ्ट वाले के रिस्पेक्ट में तो बेटा दोनों मेथिल और हाइड्रोजन अलग अलग है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या किसी एक कार्बन पे भी है तो भी नहीं शो करेगा। समस्या तो इधर है ना, ये दोनों मुन्ना भाई सेम हो गए तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, है ना, इस वजह से ये जीआई नहीं शो करेगा, ठीक है, क्लियर। तो अच्छा इसी जगह मैं आपको ब्यूट टू इन बोल दूं जरा, ब्यूट टू इन, क्या ब्यूट टू इन जीआई शो करेगी? तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, टू मतलब सेकेंड कार्बन पे, इन मतलब डबल बॉन्ड चिपका दो, ये बन गया भाई इसका स्ट्रक्चर। ये शो करेगी, Yes. हाँ, तो ब्यूट टू इन कर देगी, तो इसमें Yes. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट अगर आप यही वाली कंडीशन देखेंगे तो डबली बॉन्डेड कार्बन अटैच विद डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, है ना, डबली वाले बॉन्डेड कार्बन पे देख लीजिए, दोनों तरफ देखिए, पहले लेफ्ट पे देखिए तो लेफ्ट वाले कार्बन पे ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, मेथिल और हाइड्रोजन अलग अलग है, फिर राइट वाले पे देखिए अलग अलग है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जीआई का, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड तो होता ही है, तो ये जीआई शो कर रहा है, ठीक है, समझ गया बिल्कुल अच्छे से, क्लियर आ रहा है। तो ड्यू टू इन कैन शो जीआई बट प्रोपीन कांट शो जीआई, ठीक है, बोलो भाई। है ना, क्लियर आ रही बात समझ में, बहुत छोटी सी बातें हैं, सब समझते रहिए अच्छे से, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ऑक्सिम सिस्टम, ये तो जैसे मैंने एल्कीन के लिए बताया है ना, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के सारे केस आप समझ लीजिए। जैसे मान लो आपको कभी ऑक्सिम सिस्टम दे दिया जाए, हाँ बोलो, अच्छा नोट कर, ठीक है, ठीक है, ऑक्सिम सिस्टम क्या होता है? ऑक्सिम सिस्टम इसको बोलते हैं कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, है ना, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इसको बोलते हैं ऑक्सिम सिस्टम। इसके अबाउट भी जीआई शो हो जाया करती है, देखो कैसे। तो इसमें देखो एक तरफ लेफ्ट साइड कार्बन है, राइट साइड नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट पहले आप नाइट्रोजन की तरफ देखो,
पहले इधर छुपा लो भाई, इधर मत देखो, इधर मत देखो, इधर देखो। तो इस नाइट्रोजन पे जो दो ग्रुप लगे हुए हैं उसमें एक तो कोई ग्रुप है डी, ज्यादातर ये अल्कोहल होता है ऑक्सीजन में, ठीक है, लेकिन चलो अभी जनरल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, कोई भी है डी, है ना। और दूसरा तो भैया लोन पेयर है, और डी डी किसी बॉन्ड से अटैच्ड है तो ये बॉन्ड पेयर है, और ये लोन पेयर है। यहाँ पे हमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की तरह ट्रीट करना होगा। तो डी बॉन्ड पेयर से अटैच्ड है, जबकि दूसरा इसमें जो वैलेंसी वो उसकी लोन पेयर की कंसीडर की जाएगी। एंड बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जीआई पढ़ते समय हम लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इधर तो वो चीज सेटिस्फाई होती दिख रही है ना। तो ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की तरफ तो कभी आप देखना ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा ही सेटिस्फाई हो रहा होगा, क्योंकि वो डी चाहे कोई भी हो, वो बॉन्ड पेयर से जुड़ा होगा, वो लोन पेयर होगा ही नाइट्रोजन पे, तो वो दोनों अलग अलग होंगे ही होंगे, है ना। तो ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की साइड से कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप देखना कार्बन की साइड से हमेशा, क्योंकि कार्बन में ये दोनों ग्रुप जो है ए और बी, ये दोनों बॉन्ड पेयर से ही अटैच्ड है, और अगर ये दोनों सेम हो गए ए और बी, तो फिर ऐसा ऑक्सीजन जीआई शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या कंडीशन है, ऑक्सीजन के लिए ए शुड नॉट इक्वल टू बी, है ना, नीचे लिखा हुआ क्या, हाँ। ऑक्सीजन के लिए क्या कंडीशन है, ए शुड नॉट इक्वल टू बी। और नाइट्रोजन की तरफ तो वो ऑलरेडी अलग है, क्योंकि यहाँ पे डी अटैच्ड है बॉन्ड पेयर से, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इनको हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को हम लोग डिफरेंट आइडेंटिटी मान के चलते हैं, इसलिए वो तो अलग होंगे ही हमेशा। हमेशा आप ऑक्सीजन में किसकी तरफ देखना, कार्बन तरफ, हमेशा यहीं पे खड़े हो जाना और देखने लगना इधर से कि ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। अगर ए बी अलग अलग है तब तो बोल देना यस कैंसो जीआई, और ए बी सेम हो गया तो बोल देना कांसो जीआई, ठीक है। ऑक्सीजन में आधा एक तरफ ही देखना है, नाइट्रोजन की तरफ देखने कोई मतलब है नहीं। फिर एजो सिस्टम की बात करते हैं। एजो सिस्टम में एन डबल बॉन्ड एन होता है, ठीक है। तो इसमें तो देखो, चाहे आप राइट वाले डबल बॉन्ड को देखो तो एक इसमें कोई ग्रुप लगा होगा जो किसी बॉन्ड पेयर से अटैच्ड होगा, और एक लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर आर कंसीडर है डिफरेंट आइडेंटिटी, ठीक है। और इधर भी तो वही सिमिलर केस है, दोनों तरफ नाइट्रोजन है ना। तो एक लोन पेयर से कोई ग्रुप अटैच्ड होगा, एक बॉन्ड पेयर से। तो ऑक्सीजन में तो तब भी एक पॉसिबिलिटी थी कि ऑक्सीजन में कार्बन की तरफ से जीआई हो सकता है कि ना भी शो करे, लेकिन एजो सिस्टम में तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीआई ना शो करे। बोलो भाई, चाहे मैं ये ए बी कुछ भी डाल दूं यहाँ पे, एथिल 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 फेनिल फेनिल, मैं दुनिया का कोई भी फंक्शनल ग्रुप बैठा दूं ए और बी की जगह, है ना, वो सारे के सारे एजो सिस्टम क्या शो कर देंगे, जीआई, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि एजो सिस्टम अगर आपको एग्जांपल में दिया जाए तो आंखें बंद करके टिक मार देना, बोल देना कैंसो जीआई, बात समझा रही। क्योंकि एजो सिस्टम में बॉन्ड पेयर लोन पेयर तो हमेशा अलग अलग होंगे ही होंगे, ठीक है। और पड़ोस वाले ग्रुप सेम हो सकते हैं, ए बी तो सेम हो सकते हैं ना, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ए लेफ्ट वाले नाइट्रोजन से जुड़ा है और बी राइट वाले नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि एजो सिस्टम ऑलवेज शो जीआई। इनके लिए कोई मतलब इनके लिए कंडीशन नंबर 2 का कोई मतलब ही नहीं है, कहने का मतलब ये वो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहे हैं, कंडीशन नंबर 2 ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए। अब साइक्लो एल्केन में आते हैं। साइक्लो एल्केन में कैसे देखा करेंगे, साइक्लो एल्केन में मान लो 3 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो आप देखना कि 3 मेंबर रिंग मतलब साइक्लोप्रोपेन है, तो किन्हीं 2 कार्बन पे आपको देखो, हर कार्बन पे नहीं देखना है, और उस कार्बन पे तो कतई मत देखिएगा जिसपे दोनों एटम सेम हो। दोनों एटम जैसे देखो, इस एटम पे देखना तो पाप है, क्यों, क्योंकि इस पे तो दोनों हाइड्रोजन है ना, है ना, और एक कार्बन पे लगे दोनों ग्रुप सेम है,
तो उसके अबाउट तो जीआई कभी है ना सो ही नहीं करेगा। तो इसको मत देखो, इस वाले कार्बन को मत देखो, ठीक है। आपको दिख जाएगा कि जैसे देखो 1 और 2 कार्बन के अबाउट ही हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लगे ग्रुप क्या हो, अगर मान लो ये अलग अलग हुए है ना, जैसे ए बी बराबर ना हुआ, ए इज नॉट इक्वल टू बी, और सेकेंड कार्बन पे सीओडी ना इक्वल हुआ, तो ये वाला एग्जाम्पल में जीआई शो हो जाएगी, लेकिन किन दो कार्बन के रिस्पेक्ट में, 1 2 कार्बन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बोलो भाई, ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें जीआई शो हो जाएगी, लेकिन किन दो कार्बन के रिस्पेक्ट में, 1 2 कार्बन के रिस्पेक्ट में, है ना, क्लियर है। अगर ए बी बराबर ना हुए, मतलब दो वही चीज है कि दोनों कार्बन पे अलग अलग देख लेना, ठीक है, क्योंकि रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड है ना, बोलो बेटा, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है? ठीक है, रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड है ही है, और अगर वो एओडी और सीओडी भी अलग अलग हो गए, तो वो तो जैसा एग्जांपल एल्कीन था, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट शो कर रहा था, ऐसे यहाँ भी वो जीआई शो कर देगा, ठीक है। तो ये जीआई शो कर दे। अच्छा, वो रिंग में ऐसा कोई नहीं कि 3 मेंबर रिंग हो, जैसे अभी हम लोग बात कर चुके हैं, वैसे तो कि हो सकता है कि 4 मेंबर रिंग आपको दे दी जाए, तो 4 मेंबर रिंग में भी यही देखेंगे कि जिन दो कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो, उन्हीं में आपको पहली बात तो डाउट उन्हीं में करना है, बाकी किसी पे डाउट ही नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 1 2 कार्बन पे अलग अलग ग्रुप है, तो इन्हीं पे डाउट कीजिए, है ना, और फिर देख लीजिए कि अगर ये दोनों ग्रुप अलग अलग है कि नहीं। अगर ये दोनों ग्रुप अलग अलग है तो बोल दीजिएगा कि जीआई शो करेगा। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये भी चेक करना, और डी इज नॉट इक्वल टू एफ। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो जीआई शो कर देगा 1 2 कार्बन। या फिर यही सिचुएशन 1 3 कार्बन के अबाउट भी देखने को मिल सकती है आपको। साइक्लोब्यूटेन में तो बेटा ये 1 3 कार्बन के अबाउट भी ऐसा देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे जो जीआई शो होगी वो किन दो कार्बन के रिस्पेक्ट में हो रही होगी, 1 3, ठीक है। और जिन दो कार्बन के बीच में जीआई शो हो रही होती साइक्लोहेक्सेन में, उनको जीआई सेंटर बोल देते हैं। उन दोनों कार्बन को एक नाम दे देते हैं जीआई सेंटर। जैसे इस एग्जांपल में 1 2 कार्बन जीआई सेंटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, और इस एग्जांपल में 1 3 कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर जीआई हो रही है, तो 1 3 कार्बन आर कंसीडर्ड है जीआई सेंटर, है ना। इनको क्या बोल देते हैं, एक नया नाम दे देते हैं यहाँ पे, जीआई सेंटर, जीआई सेंटर, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि भाई 6 मेंबर रिंग हो, क्योंकि तो रिंग में रिंग के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल साइक्लो एल्केन में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, भले वो रिंग में साइक्लोहेक्सेन दे दे, और साइक्लोहेक्सेन में 1 4 कार्बन पे साइक्लोहेक्सेन तो 3 तरह से जीआई शो कर सकता है, 1 2 कार्बन के रिस्पेक्ट में भी, 1 3 के रिस्पेक्ट में भी, और 1 4 के रिस्पेक्ट में भी, है ना। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एग्जांपल दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने 1 4 वाला ले लिया, ठीक है। मैंने 1 4 पे अलग अलग ग्रुप लगा दिए, इसको अगर मैं 1 बोलूंगा नंबरिंग में, तो इसको 4 बोलूंगा। और ये वाला केस है 1, इसमें जीआई सेंटर 1 4 कार्बन होगा, है ना। अगर ये चारों ग्रुप अलग अलग है, ए इज नॉट इक्वल टू बी है, बी डी इक्वल टू नॉट इक्वल टू एफ है, तो ये जीआई शो कर देगा, ठीक है, क्लियर। तो यही आपको देखना है ना, क्लियर है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद समझ में आ गया, दोनों तरफ देखना है, दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। कार्बन डबल और नाइट्रोजन के अमाउंट केवल कार्बन पे देखना है। एजो सिस्टम आ जाए बल्ले बल्ले, हमेशा ही जीआई शो करेगा, देखना ही नहीं आपको, स्ट्रक्चर पे ज्यादा गौर ही नहीं करना है। साइक्लोएल्केन में देखना है, साइक्लोएल्केन में किन्हीं भी दो कार्बन, उन्हीं दो कार्बन पे चेक करिएगा जिसपे ग्रुप अलग अलग दिख रहे हो। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बैठे हुए, अब ये तो सबको पता ही होगा कि जहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कॉर्नर पे कार्बन है और उसकी 2 वैलेंसी पे 2 हाइड्रोजन है, ये सब तो बेसिक बातें आपको क्लियर है। तो इस पे क्यों चेक करेंगे हम लोग, वो वैसे जीआई सेंटर हो ही नहीं सकता, कार्बन की दोनों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, ग्रुप रिस्पॉन्सिबल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स
ग्रुप रिस्पॉन्सिबल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मस्ट बी नियरली इन सेम प्लेन। मतलब जो ग्रुप अटैच होने चाहिए, ठीक है, ग्रुप जो अटैच होने चाहिए, जिनके अबाउट जीआई शो हो रही है ना, जिनको अभी तक हम लोग ए बी ओ सी डी जो भी बोलते आ रहे हैं उन्हीं की बात हो रही है। वो जो ए बी ओ सी डी ग्रुप होने चाहिए वो या तो सेम प्लेन में हो या फिर थोड़ा सा नियरली सेम प्लेन में भी हो सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेन की वजह से प्लेन थोड़ा सा ट्विस्ट भी हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर प्लेन पे नहीं होती। ठीक है, मेरा समझना है। जैसे देखो इसी एग्जांपल में समझो कि जैसे ये ए बी और डी एफ है ना, ए बी किसी एक प्लेन पे लाई कर रहे होंगे, मान लो ये एक्स वाई प्लेन पे लाई कर, और उधर डी एफ का भी अपना कोई प्लेन होगा, वो भी मान लिया कि एक्स वाई है। तो अगर दोनों सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, दोनों एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो वो फिर जीआई से हो जाएगा। लेकिन कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन आने लगे कि ये दोनों तो एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहे हैं और ये वाई जेड प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो भले ही ए बी और डी एफ अलग अलग हो, फिर भी वो जीआई से होने लगेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ। ठीक है, बात समझ रही? वो ऐसा कब होगा, वो एक ही केस बंद होता है, वो अलग से भी लोग पढ़ेंगे। एलीन में ऐसा होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इस बात को कि ये जो ग्रुप होने चाहिए, ये जितने भी ग्रुप हम लोग ऊपर बात करके आए हैं, ये सब सेम ग्रुप पे लाई, सेम प्लेन पे लाई करने चाहिए। ठीक है ना? बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो जैसे इस एग्जांपल में देख लो, जैसे ये ए बी हो गया और जो डी एफ हो गया है ना, ये सेम प्लेन पे लाई करने चाहिए, या थोड़ा बहुत वो 15-20 डिग्री से थोड़ा सा वो शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि एक एक्स वाई प्लेन पे, ये दोनों एक्स वाई प्लेन पे और ये दोनों वाई जेड, ये सिचुएशन हो। ये थोड़ा बहुत तो चलेगा, ऐसे में भी शो कर जाएगा है ना, थोड़ा ऐसे में, लेकिन पूरा परपेंडिकुलर हो गया तो नहीं शो करेगा। हाँ, क्या करें, कंपेयर सर। क्या कह रहे हो, बता सकते हो क्या तुम लोग? हाँ, ए और बी और उधर डी एफ, जिन ग्रुप के अबाउट जीआई शो हो रही है, दे शुड बी लाइन सेम प्लेन और नियरली इन सेम प्लेन, लेकिन परपेंडिकुलर प्लेन पे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, आपको लग रहा हो सर ऐसा होता कब है? तो ये एलीन के केस में होगा, अभी बताएंगे क्या होता है एलीन। तो आपको में तो बेंजीन रिंग आ जाती है ना? तो बेंजीन रिंग साइक्लोएल्कीन के केस में आता है। साइक्लोएल्कीन वाला अगला भी एग्जांपल आएगा। साइक्लोएल्कीन में 7 कार्बन तक की रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं हो पाती है। हाँ, 7 से ज्यादा कार्बन है तो बेंजीन के अबाउट कभी जीआई नहीं होती, बेंजीन के डबल बॉन्ड के अबाउट कभी जीआई नहीं होती। ठीक है, तो है ना, क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई? तो ये अभी ये हम लोग पढ़ेंगे, ये कहाँ पे आता है। एग्जाम्पल भले लिख लो एलीन, इसका एक एग्जाम्पल लिख ले, एलीन्स। अभी ये आएगा आगे। एलीन में ये बात आपको समझ में आएगी कि ऐसा, ठीक है, ये ग्रुप डिफरेंट प्लेन पे लाई कर लेते है ना, मतलब ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, शुड लाई इन सेम प्लेन, शुड लाई इन सेम प्लेन। सर, हाँ, इसका एलीन के 2 डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में आ जाते हैं, है ना। एलीन का स्ट्रक्चर बना लो, वैसे कभी ऐसा हो कि 2 डबल बॉन्ड लगातार आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रुप लगा हो ए बी, है ना, और यहाँ पे कोई लगा दो सी डी, सी तो कार्बन हो जाएगा, डी ई लगा दे, तो आपको लगेगा कि सर ये दोनों तो सेम प्लेन में है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्टेड है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें अगर ये ए बी का प्लेन अगर एक्स वाई होता है तो डी का वाई जेड हो जाता है या जेड एक्स हो जाता है। एलीन में ए बी और डी एफ परपेंडिकुलर प्लेन पे लाई करते हैं, ये सेम प्लेन पे लाई नहीं करते।
इस एग्जाम्पल को एलीन कहते हैं। इसका रीजन भी अभी पढ़ेंगे कि कैसा क्यों होता है, लेकिन आपने बोला तो मैंने बता दिया। ये वाला एग्जाम्पल भले ही आप नोट कर लो, यहाँ पे ये दोनों ग्रुप सेम प्लेन पे नहीं होते। जैसे ए बी का प्लेन लिख लो, एक्स वाई लिख लो, कि अगर ये एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो ये डीई इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन पे लाई कर रहे हैं, है ना। उसको वाई जेड जेड एक्स भी बोल दो। तो ऐसा केवल बेटा एलीन में ही देखने को मिलता है, ठीक है। वाई जेड प्लेन, वाई जेड या जेड एक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन होगी एलीन की, है ना। नहीं, आइसोमर तो बनाएगा ऐसा, एलीन के तो आइसोमर तो बनते हैं, लेकिन एलीन जीआई ना शो करके ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है ना। जीआई नहीं शो करता है, लेकिन ओआई शो करता है। तो उसके आइसोमर बनते हैं वो, लेकिन आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं, ठीक। चलो अच्छा, एलीन का केस अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर परपेंडिकुलर प्लेन में कौन सी नहीं होनी चाहिए, जो साथ में है या फिर जो इन्वॉल्व है, जो वर्टिकल आइसोमर? जो जिन ग्रुप के रिस्पेक्ट में जीआई शो हो रही है ना, जो दोनों ग्रुप अलग अलग हम लोग बोल रहे हैं। जैसे देखो कार्बन कार्बन एल्कीन में ये दोनों ग्रुप सेम प्लेन पे होने चाहिए, है ना। यस सर। भाई कार्बन तो सेम प्लेन में होगा, कार्बन डबली बॉन्डेड है, डबली बॉन्डेड एटम sp2 हैबिटेट प्लेनर ट्राइंगुलर ज्योमेट्री होती है, तो वो तो सेम प्लेन पे होंगे, लेकिन उनके साथ जो दो ग्रुप लगे वो भी सेम प्लेन पे होने चाहिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट, ठीक है। वी नाउ कि AB और DF का प्लेन अलग परपेंडिकुलर हो, ठीक है। और ऐसा केवल एलीन में ही होता है और कहीं नहीं होता, ठीक है। तो वो अभी आगे पढ़ेंगे, अगर कहीं वो दिख जाए तो भले ही आप बोल देना, बाकी उसको छोड़ के अगर बोले तो ऐसा कहीं नहीं होता, क्लियर। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आप ही लोग से मैं चलो पूछता जाऊंगा, आप ही लोग बता दीजिएगा। सबसे इसमें आपको क्या करना है, कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं और हमें यही बताना है कि किसके नॉट जीआई शो हो रही है। अगर जीआई शो हो रही तो हम लोग यस बोल देंगे, और नहीं शो रही तो नो बोल देंगे, ठीक है। बोलो भाई, जीआई शो और नो, ठीक। अब देखो सबसे पहला एग्जांपल बताओ, ये एथीन दो कार्बनिक एल्कीन है, क्या जीआई शो करेगी? बहुत बढ़िया, नो सर। क्योंकि इसमें तो दोनों तरफ ही गड़बड़ है मामला, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर पड़ोस में इसका स्ट्रक्चर अगर बना दे तो आप देखोगे कि बेटा दोनों कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो सेम है ना। देखो लेफ्ट वाले कार्बन पे भी देख लो दोनों सेम है, राइट वाले कार्बन पे भी लेफ्ट वाले, तो भैया नेवर सो दिया, सीधे नो लिख देते हैं, चलो ठीक। रीजन समझ में आ गया कि ये ग्रुप क्या है, सेम ग्रुप, क्लियर। इसके बाद सेकंड नंबर है प्रोपीन। प्रोपीन अभी हम लोग डिस्कस किया था, प्रोपीन भी नहीं शो करेगा। ये किस कार्बन के रिस्पेक्ट में नहीं करेगा? हाँ, ये दोनों सेम हो गए इसलिए नो, ठीक है। थर्ड वाला ये यस हो गया, ठीक है। क्योंकि इनमें आप इन दोनों कार्बन को देखो, इस कार्बन पे, तो ये दोनों ग्रुप क्या है, अलग अलग, ठीक है। वो हाइड्रोजन को अलग करके दिखा दो आप, है ना। वो आपको अलग करके दिखाएगा नहीं, वो आपको ये मन की आंखों से देखना पड़ेगा, है ना, कि ये दोनों अलग अलग हैं कि नहीं। तो मेथिल हाइड्रोजन डिफरेंट है और इधर भी मेथिल हाइड्रोजन क्या डिफरेंट है, तो उस डबल बॉन्ड के बाद वो जीआई शो करते हैं, ठीक है। या तो ये कुछ इसमें लग रहा है कुछ, रुक जाओ, ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, इसको सही करते हैं। अब बताओ फोर्थ नंबर करेगा, तो यस हो गया भाई, करेगा। फिफ्थ नंबर, ये एल्कीन में जीआई से होगी, करेगा तो करेगा। क्लोरीन
क्लोरीन क्लोरीन सेम तो है, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शन। आइसोटोप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा आइसोटोप को डिफरेंट फंक्शन मानिएगा। जैसे एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा, उसी कार्बन पे ड्यूटेरियम लगा हो या ट्राइटियम, दोनों को अलग अलग डील करिएगा, दोनों को डिफरेंट कंसीडर कीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्लोरीन का 35 वाला और यहाँ क्लोरीन का 37 वाला, ये दोनों डिफरेंट आइसोटोप है। डिफरेंट आइसोटोप आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये मान के चलेंगे इस कार्बन के दोनों ग्रुप अलग अलग है और इधर भी अलग अलग है, ठीक है। तो ये जीआई शो कर देगा, है ना। तो यहाँ पे चलो छोटा सा पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसमें लिख लीजिए आइसोटोप्स, आइसोटोप्स आर कंसीडर्ड, आइसोटोप आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शन, एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो आइसोटोप को हम लोग क्या मान के चलेंगे, हमेशा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जीआई शो कर देगा, कर देगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 6, इसमें देखो दो दो डबल बॉन्ड है। अच्छा, किसी एग्जांपल में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो आपको हर एक डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअली चेक करना होगा। और किसी एक डबल बॉन्ड के बाद भी जीआई शो हो रही है तो ओवरऑल वो कंपाउंड जीआई शो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे दोनों के बाद से करेंगे ना, इसमें नो, है ना, क्योंकि दोनों में किसी के बाद जीआई नहीं शो हो रही है, क्लियर है। क्योंकि देखो इधर इस डबल बॉन्ड के अबाउट देखेंगे तो भी समस्या है ना। समस्या दिख रही होगी आपको कि इस कार्बन पे जो दोनों हाइड्रोजन है वो सेम हो गए, ये वाला। और इधर भी देखो तो वही चीज दिख रही भैया, ठीक है। तो यस, फिर यस, क्योंकि अगर किसी एक डबल बॉन्ड के अबाउट भी जीआई शो कर रहा है तो पूरा कंपाउंड मान के चलेंगे जीआई शो कर रहा है, तो उसके अबाउट सिस और ट्रांस तो बनी रहेंगे ना। तो उस एक डबल बॉन्ड के अबाउट तो सिस और ट्रांस बनी रहे, तो इसमें नो बोलना पड़ेगा भैया, है ना। इसमें हमें नो बोलना पड़ेगा क्योंकि किसी भी डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं शो होती दिख रही है हमें। आंसर क्या हो गया, नो, ठीक है। हाँ ये बताओ भाई, ये कर देगा, ये आपका ऑक्सीजन दे दिया है उसने और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया है ना। और आप उसको मैं पड़ोस में बना देता हूँ स्ट्रक्चर की क्या कहानी है। नाइट्रोजन पे तो देखना का कोई जरूरत है नहीं क्योंकि बॉन्ड पेयर डिफरेंट डिफरेंट है। इधर मेथिल और हाइड्रोजन, हाँ कार्बन की तरफ जरूर देखो भैया, कार्बन की तरफ से देखो तो दोनों अलग अलग दिखने चाहिए। कार्बन को पूरी पढ़ हो जाओ तो दोनों ग्रुप अलग अलग दिखने चाहिए, इसका मतलब ये जीआई शो करेगा, ठीक है। आपने यस बोल दिया, ठीक है। 8th नंबर बताओ बेटा, ठीक, गुड। इसमें मेन ऑक्सी में तो बेटा कार्बन की तरफ ही देख लो, कार्बन से एक ग्रुप लगा है फेनिल और एक हाइड्रोजन, दोनों क्या है, अलग अलग है ना, इसलिए शो कर देगा बेटा, यस। क्लियर होने बाद हाँ 9 नंबर, 9। अच्छा ये तो एजो सिस्टम है, एजो में तो बोला था कि आप आंख बंद करके आंसर दे देना। एजो सिस्टम में, एजो सिस्टम तो हमेशा ही जीआई शो कर दिया करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड पेयर है तो एक लोन पेयर है, इधर एक बॉन्ड पेयर है तो एक लोन पेयर है, बस यस बोल दिए, ठीक है। 10 नंबर, हाँ भाई ये भी एजो सिस्टम है, एजो सिस्टम तो कोई भी हो सीधे यस बोलना है ना, क्लियर। अच्छा ये बताओ कि 11 नंबर बताओ, 11 नंबर एक एल्काइन है ना, ठीक है। और एल्काइन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद रोटेशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई करता है, डबल बॉन्ड के बाद रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। अब सेकेंड कंडीशन भी तो देखे ना,
सेकेंड कंडीशन में क्या था कि जो भी पाई बॉन्ड से कनेक्ट कार्बन एटम उस पे 2 ग्रुप लगे होने चाहिए या 2 डिफरेंट आइडेंटिटी वाले ग्रुप होने चाहिए। जैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भी हम लोग डिफरेंट ग्रुप ही मान लेते हैं, लेकिन इस कार्बन पे लेफ्ट और राइट में ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे तो एक ही ग्रुप अटैच्ड है ना। और जब एक ही ग्रुप अटैच्ड है तो कैसे दिया सब करेगा। सेकंड कंडीशन यहाँ नहीं फुलफिल हो रही है ना, कि जो डबली बॉन्डेड एटम है उसके साथ 2 डिफरेंट आइडेंटिटी वाले ग्रुप अटैच होने चाहिए, या तो वो फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हो या एक लोन पेयर हो एक बॉन्ड पेयर हो, ये वाली सिचुएशन है ना। अब उस कार्बन देखो ना, इस कार्बन पे तो एक ही ग्रुप लगा हुआ है ना, राइट वाले पे लेफ्ट वाले पे, तो ये कैसे जीआई शो कर सकता है बोलो भाई, है ना। इसमें कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए क्या बोलेंगे, नो। ठीक है, इससे ये एक समझ में आ रहा है कि एल्कीन के अबाउट जीआई शो हो सकती है लेकिन एल्काइन के अबाउट कभी जीआई नहीं शो हो सकती है ना, भले ही रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, क्योंकि सेकंड कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही। तो चाहो तो लिख ले छोटा सा, एल्काइन नेवर शो जीआई। ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट कभी जीआई नहीं शो होगी, क्योंकि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे 2 ग्रुप कभी आपको दिखेंगे नहीं, कार्बन की 4 ही वैलेंस तो होती है, 5 तो होती नहीं। ठीक है, क्लियर। अब ये इसमें आ रहा है एग्जांपल नंबर 12 में बताइए, इसमें जीआई शो हो गई है कि नहीं हो रही है। अच्छा, किन 2 कार्बन के रिस्पेक्ट में हो रही है? यस सर। फर्स्ट हो हाँ, तो इसमें अगर इसको 1 दे दें तो इसको 2 ही देना पड़ेगा मुझे, और ये इन्हीं 2 कार्बन के रिस्पेक्ट में इन्हीं को हमें जीआई सेंटर बोलना पड़ेगा इनके रिस्पेक्ट में। अब ये भी देखो कि इन कार्बन पे जो 2 ग्रुप लगे वो अलग अलग है कि नहीं है। ठीक है, तो एक मेथिल लगा है, और देखो साइक्लिक कंपाउंड में जहाँ कोई नहीं होता है वहाँ भगवान होता है, और भगवान हमारा हाइड्रोजन है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये छुपा होता है, हाइड होता है, इसको मन की आंखों से देखना पड़ता है, साइक्लिक कंपाउंड में दिखाया नहीं जाता है। तो एक मेथिल दूसरा हाइड्रोजन अलग अलग है, जैसे यहाँ भी देखो तो यहाँ पे एक मेथिल दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब 1,2 कार्बन के अबाउट जीआई शो हो जाएगी। ठीक है, ये जीआई शो करेगा ना, शो जीआई किसके अबाउट 1,2 कार्बन एटम। बोलो भाई, 1,2 कार्बन एटम के अबाउट जीआई शो हो जाएगी। क्या करूं हर एटम? हाँ नहीं, IUPAC नेमिंग के हिसाब से मैं कर रहा हूँ नंबरिंग। अगर सपोज इसको 1 दोगे तो आपको इसी को 2 देना पड़ेगा, लोएस्ट ग्रुप 2 के अकॉर्डिंग। इस कंपाउंड का अगर IUPAC नेम लिखना है तो आप 1 इसको देके इसको 2 बोलना होगा, तो इसको 2 दोगे इसको 3 बोलना पड़ेगा, और 1 और 3 और 1 2 में समझिए लोएस्ट ग्रुप 2 के अकॉर्डिंग सम ऑफ लोगेन मिनिमम होना चाहिए, है ना। तो वो नंबरिंग 1 2 ही है। ठीक है, हाँ ये कर सकते हैं कि इसको 1 दे दो इसको 2 दे दो, तो ये कैसे मतलब 1 इसी को क्यों बोले, 1 इसको क्यों बोल सकते हैं, लेकिन वो पोजीशन 1 2 ही है एक दूसरे के रिस्पेक्ट। ठीक है, क्लियर। अब 13 नंबर बता दो, हो जाएगा किस कार्बन के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो ये आपको ये दिव्य दृष्टि आपको अब दिखने लगी है, तो आप फिर दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कि इसमें रिंग है 6 मेंबर रिंग है, और इसमें जीआई 13 कार्बन के रिस्पेक्ट में हो रही है। क्यों? क्योंकि 13 कार्बन के रिस्पेक्ट में जो 2 ग्रुप हैं वो अलग अलग है, बाकियों पे तो हर जगह 2 2 हाइड्रोजन है, उन पे तो हमें देखना ही नहीं है ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, कैन सो जीआई, है ना, सो जीआई विद रिस्पेक्ट टू 13 पोजीशन। ठीक है, अच्छा 14 नंबर, इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 3, 1 इसको देना चाहिए, है ना। अब सही, ब्रोमो का भी पहले आता IUPAC नेमिंग।
तो इसमें ये शो कर रहा है GI, यस, ठीक है। 15 नंबर हो रहा है। हाँ। अब देखो यहाँ पे इसमें एक जगह तो नाइट्रोजन बैठा दिया, तो नाइट्रोजन की तरफ से तो आप फ्री हो जाओ, है ना, कि ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर तो वैसे ही अलग अलग हो गए, है ना। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो, इस कार्बन पे तो दोनों जगह H है, इसको तो देखना ही पाप है, इसको भी देखना पाप है। इसको चेक करो, इस कार्बन पे एक मेथिल एक H, दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए। इसका मतलब नाइट्रोजन और इसके पोजीशन रिस्पेक्ट में जो थर्ड पोजीशन पे कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में GI हो रही है, ये GI सेंटर की तरह बिहेव कर रही है ना, है ना। बोलो भाई, यहाँ पे इन दो एटम के रिस्पेक्ट में GI शो हो रही है, ठीक है। बोलो भाई, क्लियर हो रहा है सही को? इन दो के रिस्पेक्ट में GI शो हो रही है, यस। 16 नंबर इसमें 1 4 और नाइट्रोजन पे एक H है एक लोन पेयर है, दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हो गई। इसमें भी अलग, तो इसमें इन्हीं दोनों नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में दिया है ना, यस। ठीक, क्लियर है? बोलो, क्लियर हो रही बात? 17 नंबर इसमें तो जैसे ये बीच वाली रिंग देखो, इस मिड वाली जो रिंग है इसमें 1 2 3, तो इसमें देखो 1 2 के रिस्पेक्ट में भी GI शो हो रही है ना, क्योंकि 1 पे एक तो साइक्लोप्रोपेन लगा, एक हाइड्रोजन है, दोनों ग्रुप अलग अलग है, और 2 पे भी वही कहानी है। या फिर कोई कहे कि सर 2 3 के रिस्पेक्ट में, हाँ 2 3 के रिस्पेक्ट में GI शो हो रही है, या कोई कहे 3 1 के रिस्पेक्ट में, यस GI शो हो रही है। इसमें तो कोई भी किन्हीं भी दो एडजेसेंट कार्बन के रिस्पेक्ट चेक करो तो GI शो हो रही है ना, वो तो किसी एक के रिस्पेक्ट में भी होगे तो भी मानेंगे, यस। यहाँ तो 3 GI सेंटर है। हाँ, कोई पूछे इस एग्जांपल में GI सेंटर कितने हैं, तो GI सेंटर इसमें 3 है, ठीक है ना, ये कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल GI शो हो रही है, ठीक। बोलो भाई, तो इसमें GI सेंटर नहीं है? हाँ GI सेंटर अलग, तीन GI सेंटर यहाँ पे, ये वाला भी एक GI सेंटर है, ये वाला भी एक GI सेंटर है, ये वाला भी GI। एक बार में किसी दो के रिस्पेक्ट में तो देखेंगे ना, ठीक है ना। बोलो भाई, अब जैसे ये वाला कैसे 18 नंबर, हाँ। इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड को तो देख कोई नहीं, ट्रिपल बॉन्ड के बाद GI शो होती नहीं, भले ही रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड और लेकिन GI नहीं होगी। हाँ, ये मिल गया डबल बॉन्ड, इसके बाद हो सकती है। अब चेक करो, इसके इस कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन है, एक इतना बड़ा ग्रुप है, वो दोनों अलग अलग है कि नहीं, यस। A is not equal to B, अगर इसको A बोल दो इसको B बोल दो तो अलग अलग, और ऐसे यहाँ भी A is not equal to B, इसका मतलब GI शो वो बीच वाले डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में GI शो है ना। ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन तो वैसे GI नहीं शो करता, एल्कीन में तो देखना ही पाप है, उसके रिस्पेक्ट में तो GI कभी शो करेगा ही नहीं, तो नो लिखो इसमें, नहीं इसका भी यस होगा। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, है ना, विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, ठीक। अच्छा, ये बता दो 19 नंबर हो रहा है, नहीं हो रहा है? नो सर, तो इथाइल और सर ET No, होता sir. है। तो यहाँ धोखा नहीं जा रहा है, एथाइल ET मतलब भी C2H5 एथाइल ही होता है, और यहाँ पे उसने फॉर्मूला लिख दिया, अरे ये दोनों सेम है, ये क्या है, धोखा। 4 आर सेम है ना भाई, C2H5 भी एथाइल और ET भी तो एथाइल है, तो दोनों सेम है,
और इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है। अब बचा केवल एक कार्बन, अकेला एक कार्बन के रिस्पेक्ट में कभी जीआई रेशो होती, क्योंकि 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 ऐसे पेयर के फॉर्म में दो कार्बन होने चाहिए ना जिनके अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो। तो इस कार्बन के अबाउट तो ग्रुप अलग है, लेकिन इसके साथ में कोई दूसरा कार्बन हमें रिंग में दिख ही नहीं रहा है ना, जिसपे दो डिफरेंट ग्रुप हो, सब पे सेम सेम। तो जिन पे नहीं उन पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी कई बार आपको जानबूझ के दिया जाएगा जिसमें आप सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना, वाले एग्जांपल भी मिलेगा आपको। एक अच्छा ये बता दो, इसमें से 3 डबल बॉन्ड है ना, तो देखो 3 में किसी भी एक डबल बॉन्ड के बाद जीआई शो हो रही है, मतलब वो जीआई शो हो रही है ना। वैसे चलो हम लोग तीनों के अबाउट चेक कर लेते हैं। पहले आप बताओ इसके अबाउट, इसके अबाउट जीआई शो हो रही पक्का? हाँ शो हो रही। इसमें एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल, दोनों अलग अलग है। और इस टर्मिनल पे देखो, एक जहां कोई नहीं होता वहां हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन, और दूसरी वैलेंसी पे इतना भयानक ग्रुप जुड़ा हुआ है। और ये हाइड्रोजन अलग अलग है कि नहीं है, मतलब इस वाले डबल बॉन्ड के बाद दिया वो कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो है ना, मतलब ये शो करेगा। तो इसके नीचे टिक लगा दे। अब चलो इसके अबाउट भी चेक कर लेते हैं। आपसे कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसे एक शायद एक क्वेश्चन आया भी है सही में इसमें कि एक ही मॉलिक्यूल में कई सारे डबल बॉन्ड दिखा दिए और पूछा है बताओ किसके बॉन्ड नहीं शो हो रही है या किसके बॉन्ड शो हो रहे हैं, ऐसे करके पूछ सकते हैं लोग। तो पहले वाले डबल बॉन्ड के बॉन्ड शो हो रही, दूसरे वाले के बॉन्ड कर रही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे देखो राइट वाले पे तो हाइड्रोजन और ये ग्रुप अलग अलग है। ऐसे इधर देखो हाइड्रोजन ये ग्रुप अलग अलग है, मतलब इसके बॉन्ड भी दिया इसको। और एक बार चलो इसके बॉन्ड चेक कर लो, तो इसमें बेटा तीनों के अबाउट हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक डबल बॉन्ड के अबाउट भी हो रही होती तो भी हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें तो तीनों डबल बॉन्ड के अबाउट हो रही। ठीक है, बोलो भाई। अभी उस पर हम बात नहीं करने जा रहे हैं, अभी उस पे आएंगे, उसमें सिमेट्री देखना पड़ता है तब बता पाए, तब आप बता पाओगे। और इसमें सिमेट्री दिख रही है तो फॉर्मूला 2 की पावर n नहीं लगेगा, वैसे तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n से निकालते हैं, लेकिन सिमेट्री जब होती है तो फिर 2 की पावर n - 1 प्लस 2 की पावर n - 1 डिवाइड बाय 2, वो भी फॉर्मूले पढ़ेंगे उससे बताएंगे। तो नंबर ऑफ जीआई की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, वो टॉपिक ही अलग है। अभी तो हम लोग को ये पहचानना जीआई कौन सा शो कर रहे हैं, आज की क्लास में इतना ही सीख लेंगे तो बहुत सीख लेंगे। अब ये दो क्वेश्चन पढ़ा लो, पहले एक और बताओ, which of the following compound can't show geometrical isomerism? ए है पक्का, सही है। ठीक है, ए में इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप देखो सेम है और इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप सेम है। ठीक है, तो यही नहीं शो कर रहा है भाई। बाकी में देखो तो इसमें ये इन दो कार्बन के अबाउट जीआई शो हो जाएगी, साइक्लोहेक्सेन में 1,2 कार्बन के अबाउट जीआई। अच्छा सी में सभी 1 2 2 3 सबके अबाउट हो रहे हैं, किसी भी एक किसी भी दो के अबाउट चेक कर लो तो शो कर रही है। इसमें भी 1 2 2 3 सबके अबाउट हो रहे हैं। तो कौन नहीं शो कर रहा है तो आंसर ए है। अगर पूछता कौन कौन से शो कर रहे हैं तो फिर 3 आंसर हो जाते हैं, वो एमसीक्यू बन जाता, बीसीडी हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन जेईई में 2000 वो कब आया है? 2017 ऑनलाइन का क्वेश्चन है, बताओ आप ही लोग करो। फर्स्ट 4 डबल बॉन्ड 1 2 3 4 है ना, और पूछ रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल एट द साइड, किस डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं शो हो रही है? फर्स्ट वाला है पक्का? यस क्यों नहीं कर रही है बताओ। बड़ी जल्दी बता रही है तुम लोग।
ठीक, सही बताया बिल्कुल। इसमें पहला वाला डबल बॉन्ड है जिसके अबाउट है, बाकी सबके अबाउट है। देखो सेकंड वाले के अबाउट 20 हो रही, क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है ना। और यहाँ पे H है और इतनी बड़ा मतलब उसकी सेकंड वैलेंसी तो पूरी ये माननी पड़ेगी ना आपको, ये H के बराबर तो नहीं है, ठीक है, दिख ही रहा है। इसमें यहाँ पे मेथिल है, इस कार्बन पे चेक करो, इस कार्बन पे यहाँ खड़े हो जाओ, तो एक मेथिल और एक इतना बड़ा ग्रुप अलग अलग, और यहाँ पे मेथिल इतना बड़ा ग्रुप अलग अलग, तो इसके अबाउट भी यस हो गया, इसके अबाउट भी यस, और इसके अबाउट भी चेक कर लो, तो ये मेथिल, इस कार्बन पे देखो ये मेथिल और इतना बड़ा ग्रुप अलग है, और इस कार्बन पे मेथिल और एथिल अलग है। तो बस यही वाला है, ओनली फर्स्ट होना चाहिए इसमें, ओनली फर्स्ट मतलब बनी हुआ है। क्लियर है? आ गया? अब देखो वैसे एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं। जीआई साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन के बाद जीआई कब शो होती कब नहीं शो होती, इसको भी समझ लीजिए। साइक्लोएल्कीन मतलब साइकिल में कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आता है, साइक्लिक स्केलेटन में कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है, तो उस डबल बॉन्ड के बाद जीआई कब शो होगी। साइक्लिक एल्कीन के बीच के रिस्पेक्ट में तो समझ लिया, अब साइक्लिक एल्कीन तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको समझ पढ़ लीजिए। इसमें बोला जाता है कि अगर 3 मेंबर साइक्लोएल्कीन मतलब साइक्लोप्रोपीन की बात कर रहा है, से लेकर 7 मेंबर तक की जो साइक्लोएल्कीन होती है, मतलब समझ लो साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, हेक्सीन, साइक्लोहेप्टीन, साइक्लोहेप्टीन तक तो डबल बॉन्ड साइकिल के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसके अबाउट जीआई नहीं शो होगी, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, इसको नोट कर लीजिए, 3 मेंबर टू 7 मेंबर साइक्लोएल्कीन नेवर शो जीआई, ठीक है। उसका रीजन भी बताया क्यों, बिकॉज अबाउट सी डबल बॉन्ड सी ओनली सिस कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट, है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिस ट्रांस क्या होगा, है ना। तो बोलते हैं कि साइकिल में 3 मेंबर टू 6 मेंबर जो सर आपकी वॉइस बहुत धीमी आ रही है। साइक्लोएल्कीन वो जीआई शो नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद केवल सिस कॉन्फ़िगरेशन ही एग्जिस्ट करता है ना। ट्रांस वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ट्रांस वाला क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता है? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि ऐसे साइक्लोएल्कीन दिखाई गई है आपको, 3 मेंबर साइक्लोप्रोपीन, और इस डबल बॉन्ड के अबाउट आपसे पूछा जाए कि जीआई शो हो रही नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपको बोल देना है कि जीआई नहीं शो होगी, क्योंकि इसका केवल एक ही कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करता है, सिस फॉर्म, है ना, क्योंकि ये दोनों एक ही साइड लाई करते हैं, है ना। ट्रांस में क्योंकि जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं ना, उनके नेचर में 2 फॉर्म होती है, सिस और ट्रांस। सिस फॉर्म में सेम ग्रुप सेम साइड लाई करते हैं, और ट्रांस में सेम ग्रुप अपोजिट साइड। ये जो मॉडल आपको दिखाया था शुरुआत में, वो सिस और ट्रांस ही थे। जैसे इसमें ये दोनों ब्लैक ब्लैक एटम सेम साइड है, इस डबल बॉन्ड के प्लेन के अबाउट देखो, आप इस डबल बॉन्ड के प्लेन के अबाउट देखो, इसके इस प्लेन के ऊपर की तरफ अबव द प्लेन ब्लैक वाले एटम है, और इस ये डबल बॉन्ड का जो प्लेन है इसके बिलो द प्लेन व्हाइट वाले एटम है, तो ये सिस एल्कीन है, ये सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। और ट्रांस में क्या होगा कि सेम ग्रुप अपोजिट साइड लाई करने लगते हैं, कि ये जो डबल वाला बॉन्ड का प्लेन है इसके अबाउट ब्लैक वाले एटम एक अबव द प्लेन लाई कर रहा है, तो एक बिलो द डबल बॉन्ड के प्लेन के रिस्पेक्ट में बिलो द प्लेन लाई कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा व्हाइट वाले अपोजिट है, तो ये ओवरऑल ये फॉर्म क्या कहलाती है, ट्रांस, ठीक है। तो साइक्लोएल्कीन में केवल यही वाला सिचुएशन देखने को मिलती है, साइक्लिक डबल बॉन्ड के अबाउट जो 2 ग्रुप होते हैं वो सेम साइड ही लाई करते हैं, ठीक है। क्यों? देखो इसमें वो बना के दिखाया गया है डायग्राम, कि देखो ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला उसने ये शो किया है जैसे साइक्लोहेक्सीन बनाई है, और साइक्लोहेक्सीन में वो दिखा रहा है कि ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है। तो जब उसने ट्रांस बनाया है तो ये बॉन्ड ओवरलैप कर गया, ठीक है। देखो हाइड्रोजन तो ठीक है अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने पे बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, 7 मेंबर रिंग तक ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती है, क्योंकि बॉन्ड की ओवरलैपिंग होने लगती है। पहली बार तो साइकिल ऊपर से आपने उसको मरोड़ दिया ऐसे,
है ना। तो वहां समझ में आ रही, तो बॉन्ड ओवरलैप हो रहे हैं, इसलिए ये ट्रांस वाली फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन अगर एक बगल में एग्जांपल दिया 10 मेंबर रिंग का एग्जांपल दिया साइक्लोडेकीन का, उसमें दिखा रहा है कि उसकी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर गई है, क्योंकि कार्बन जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 7 से ज्यादा, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, तो आसानी से ट्विस्टिंग हो जाती है, क्योंकि रिंग का साइज बड़ा हो जाता है। छोटी रिंग है, उसको मरोड़ोगे तो एंगल स्ट्रेन ज्यादा डेवलप होंगे, ज्यादा कार्बन है मरोड़ोगे तो वो एंगल स्ट्रेन एडजस्ट हो जाते हैं, वहां पे टॉर्जनल स्ट्रेन और वांडरवाल स्ट्रेन अभी पढ़ेंगे हम लोग क्या होते हैं, वो एडजस्ट हो जाते हैं, उसकी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने लगती है ना। तो ये दिखाया है कि यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रही है ना। देखो लिख ली एक बार, इसको पढ़ दो एक बार इसको। कह रहा है यूजुअली द साइक्लोएल्केन डबल बॉन्ड हैज सिस कॉन्फ़िगरेशन, साइक्लोएल्कीन के डबल बॉन्ड के बाद यूजुअली सिस कॉन्फ़िगरेशन ही देखने को मिलता है। देयर ट्रांस आइसोमर डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू लार्ज एंगल स्ट्रेन, ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि एंगल स्ट्रेन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बट इफ ring is large enough then the trans isomer is also possible, लेकिन रिंग अगर काफी लार्ज है, उसकी कंडीशन होती है, अब कार्बन का नंबर गिन लीजिएगा, अगर 8 कार्बन है, 8 से ज्यादा कार्बन रिंग में, तो उस डबल बॉन्ड के बाद वो ट्विस्ट हो जाएगा, मतलब उसकी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो साइक्लोऑक्टेन से शुरू हो जाती है जीआईसी होना, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनिन, साइक्लोडेकीन, इससे आगे फिर बातें होती नहीं है ना, यही बहुत मुश्किल है कि यही पूछे आपसे। साइक्लोऑक्टेन वाला ध्यान रखना है, साइक्लोऑक्टेन में इसकी सिस फॉर्म और वो दिखाई गई है ट्रांस फॉर्म, दोनों एग्जिस्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये जीआई शुगर है। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉमेनक्लेचर, कल है मेरी क्लास मेरी, है ना, तो कल हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे जीआई में, कितने तरह के नॉमेनक्लेचर, और ये भी नोट्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, कल फिर इसी के आगे करेंगे स्टार्ट।